नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में। मनोज खंडेलवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होकर के वीडियो घर पर आनंद से देख रहे होंगे। समझ में तो आपके आ रहा है ना। तो मित्रों, हमने कल सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा की। जैसा बताया गया था, जैसे हल्ला था कि ये हट गया वो हट गया, सारी सब्जेक्ट हम हट गया, लेकिन हिंदी में नहीं हटा। पद परिचय सब शक्ति वैसे हटा दिया गया, लेकिन अब उसमें ये क्लू छोड़ दिया गया कि पहले कठिन प्रश्न आते थे, अब उसमें से सरल आएगा। तो विद्यार्थियों के लिए क्या सरल और क्या कठिन, प्रत्येक चीज़ कठिन होती है बोर्ड के पेपर में। तो देखो, अब जैसा है वैसे उसी हिसाब से हमें सेटलमेंट करना है। तो किताब में से एक भी पार्ट हटा नहीं है, कोई कन्फ्यूजन आपके अपने दिमाग में मत डालना। तो देखिएगा, हमने कल सिलेबस के साथ साथ हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट किया था और पार्ट था हमारा बाजार दर्शन। और मैंने आपसे एक बात कही थी कि इस पार्ट की मैं आपको कहानी या सार रूप बताऊंगा। इस बाजार दर्शन पाठ में बाजार के सदुपयोग और दुरुपयोग, दो चीज, बाजार का अपन किस तरह तो सदुपयोग करते हैं और किस तरह उसका दुरुपयोग करते हैं। बाजार का सदुपयोग तथा दुरुपयोग के साथ उसके प्रभाव का विश्लेषण इस पाठ में किया गया है। बाजार का प्रभाव, इस पाठ में समय का सदुपयोग बाजार का सदुपयोग और दुरुपयोग के साथ साथ बाजार के प्रभाव का विश्लेषण इस पाठ में किया गया है। तो आइएगा, अब हम इस पाठ के सार की तरफ चलते हैं। तो लेखक ने सबसे पहले स्टार्ट किया कि लेखक पहले पॉइंट पर जब अपन चलें तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ बना, मित्र द्वारा सामान खरीद करके लाना। देखो साहब मित्रों, लेखक ने बताया है कि एक दिन, बाजार दर्शन पाठ के बारे में बता रहा है लेखक, बता रहा है कि एक दिन मैं एक मित्र के पास गया, मैं उसके घर गया। तो मित्र जो है बाजार से कुछ सामान खरीदने गया, बाजार से कुछ सामान खरीदने गया। तो अब वो मुझसे ये कहने गया कि मैं मामूली चीज़ खरीदने जा रहा हूँ। लेखक बता रहा है कि मेरा मित्र बाजार से एक दिन मामूली चीज़ खरीदने गया, लेकिन जब लौटा, गया तो मामूली चीज़ खरीदने गया, तो था मामूली चीज़ खरीदने, लेकिन जब बाद में लौटा तो क्या थे, बंडलों के ढेर थे। अर्थात बहुत सारा सामान खरीद करके लाया। मैं उस, लेखक कह रहा है कि मैं उस मित्र को देख करके आश्चर्यचकित हो गया कि तू गया तो थोड़ा सा सामान लेने के लिए, लेकिन तो इतना ज़्यादा सामान लेके कैसे आ गया। तो लेखक बता रहा है कि मेरे मित्र ने इसके लिए तर्क दिया था कि मैं क्या करूं, मैं नहीं लाया, ये सारी चीज़ तो मेरी कौन लाई है, पत्नी खरीद लाई, मेरी पत्नी खरीद लाई। तो लेखक यह बता रहा है कि सारे पुरुष प्रत्येक कार्य में अपनी पत्नी की ओट लेते हैं, सभी पुरुष इस मामले में पत्नी की ओट लेते हैं। अर्थात जब कोई सामान खरीद करके ज़्यादा आ जाता है तो पुरुष ये कहते हैं मेरी इसमें कोई मनसा नहीं थी, ये सब पत्नी खरीद के लाई है। और ये सामान्यतः देखा जाता है मित्रों कि जो स्त्रियां होती हैं उनका सामान खरीदने का नज़रिया और पुरुषों का सामान खरीदने का नज़रिया दोनों का एक होता है। कोई भी सामान हो, स्त्री अधिकतर उनकी मनसा होती है कि सारी चीज़ें अपन खरीद लाएं। तो ये दोनों का अंतर है कि जहाँ पुरुष और स्त्री दोनों साथ जाते हैं, पति पत्नी दोनों साथ जाते हैं, तो पत्नी अगर किसी सामान को खरीदने की कह रही, चाहे वो सही है या गलत है, तो हाँ, तो उस समय सभी लोग जब साथ होते हैं, पत्नी जब साथ होती है, तो साथ होने के डर से पति उस सामान को खरीदने की ना खरीदने के बारे में कोई भी निर्णय नहीं ले पाता। जो पत्नी खरीद लेती है सो खरीद लेती है। तो लेखक बता रहा है कि मेरे मित्र ने कहा कि मेरा इसमें कोई योग नहीं है, ये सब पत्नी खरीद लाई। तो लेखक बता रहा है कि सारे पुरुष लोग इस कार्य में क्या, पत्नी की ओट लेते हैं, अर्थात बहाना बना देते हैं कि मैं तो खरीदना नहीं चाहता था, परंतु ये पत्नी नहीं मानी। लेखक ये बता रहा है इसी शरीर में कि वस्तुतः
हालांकि पैसा क्या है? पावर है। पैसा क्या है? पावर है। बहुत बड़ा बात है कि पैसा पावर है, अर्थात पैसे में बहुत शक्ति होती है और बाजार के सभी, पैसा पावर है और बाजार के प्रत्येक सामान को, बाजार का प्रत्येक सामान को इसी पावर से खरीदा जा सकता है। कोई भी सामान ऐसा नहीं है जो पैसे के पावर से खरीदा नहीं जा सकता। पैसे एक पावर होता है, इसलिए जब भी हम बाजार जाते हैं तो पैसा में इतनी पावर है और इसी पावर के चक्कर में, इसी सामान के चक्कर में जेब भी खाली हो जाती है। तो यहाँ लेखक ने शुरुआत पाठ की कि मैं एक मित्र के घर गया, मित्र बाजार से कुछ सामान लेने के लिए गया, लेकिन जब कुछ सामान लेने गया लेकिन आया तो सामान ढेर थे, बंडलों के बंडल थे। मैं उन्हें उससे पूछा ये क्या लाया, तो उसने कहा मेरी कोई इसमें खरीदने की मंशा नहीं थी, ये तो मेरी पत्नी नहीं मानी। वस्तुतः सभी लोग इसका कार्य करने में पत्नी की ओट लेते हैं। हालांकि लेखक बता रहा है कि पैसा पावर है और बाजार का प्रत्येक सामान इसी पावर के दम पर खरीदे जा सकते हैं और कभी कभी जेब भी खाली हो जाते हैं। लेकिन जब अपन बात करते हैं कि बाजार का आकर्षण तो होता ही है साहब, दूसरे पॉइंट पर चलते हैं अपन, बाजार का आकर्षण। हम भी जब दीपावलियों पर जाते हैं तो मिठाइयों की दुकान सजी होती है और दुकानदार अपने माल को इस तरह सजा करके रखते हैं कि सामने वाला ना फंसे तब भी फंस जाए, उसकी इतनी चकाचौंध को देख करके। क्यों? क्योंकि वो बाजार का आकर्षण होता है। जो दिखता है सो बिकता है, वर्तमान की थ्योरी है, सो दिखता है जो बिकता है। तो बाजार का आकर्षण, लोग बाजार की सजावट और व्यापारियों के आग्रह, दो चीज़, बाजार की सजावट और व्यापारियों के आग्रह। आप जानते हो, आइए आइए ले आइए सामान, ये सामान बहुत अच्छा है, एक बार आइए, एक बार खरीदोगे तो बार बार आओगे। इस तरह की व्यापारी जब आवाज़ लगाते हैं तो आग्रह के कारण फालतू सामान भी खरीद लेते हैं। बाजार की सजावट और व्यापारी के आग्रह के कारण हम कभी कभी बाजार से फालतू सामान खरीद लाते हैं। जो बाजार में सामान जो सजावट से रखा होता है, बाजार की जो सजावट है वो हमको, बाजार का जो आकर्षण है वो उसे खरीदने का माध्यम बनता है, खरीदने का आमंत्रण देता है और ग्राहक आवश्यक सामान ना खरीद करके अनावश्यक सामान खरीद लेता है, भले ही बाद में उसे पछताना पड़ा। तो यहाँ एक सार आया कि बाजार की चकाचौंध, बाजार की सजावट को देख करके कभी कभी हम वो सामान खरीद लेते हैं जिस सामान को हमें नहीं खरीदना चाहिए था, क्योंकि वो आकर्षण में हम बन जाते हैं, उसकी चकाचौंध में बन जाते हैं। बाजार का जादू होता है, उस जादू में हम फंस जाते हैं और अनावश्यक सामान खरीद लेते हैं। लेकिन जब बाद में आते हैं तब हमें देख करके पछताना पड़ता है कि हम ये सामान नाहक ले आए। लेकिन उस समय बाजार की चकाचौंध, बाजार के आकर्षण में हम उन सामानों को खरीद लाते हैं। तो लेखक ने अपने एक मित्र का प्रसंग किया कि बाजार के जादू के कारण लेखक का मित्र वो सामान खरीद लाया। क्यों? क्योंकि बाजार में जादू होता है। अब लेखक अपने यहाँ अगले पॉइंट में दूसरे मित्र की बात कर रहा है। दूसरे मित्र की बात, देखिए साहब, लेखक ने पहले बताया कि उसका एक मित्र के पास गया था, कुछ सामान खरीदने के लिए गया, लेकिन बाद में बहुत सारा सामान लेकर आया। लेकिन इस पाठ के अंतर्गत लेखक अपने एक दूसरे मित्र का भी चित्रण करता है। लेखक कहता है मेरा एक मित्र और भी था, उसका भी उदाहरण दिया कि वो बाजार गए सामान लेने, परंतु जब शाम को जब वो वापस लौटे तो उसके हाथ में, उसके साथ कुछ भी नहीं था, खाली हाथ। बाजार से कैसे लौटे शाम को? खाली हाथ। मित्र जो था बाजार से खाली हाथ लौट गया। क्यों?
क्योंकि बाजार का प्रत्येक सामान इस तरह से, इस करीने से, इस चकाचौंध से, सजावट से सज करके रखा था कि लेखक के मित्र को ये समझ में ही नहीं आया कि क्या ले और क्या ना ले। प्रत्येक सामान उससे आग्रह कर रहा था कि मुझे ले, मैं आपके लिए ही बना हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं आप मुझे खरीदो, लेकिन एक बार देख तो लो। इसी चक्कर में लेखक का मित्र कहता है कि मैं सारा सामान खरीदना चाहता था, मुझे ऐसा लगता किसको लूं और किसको नहीं लूं। इसी उधेड़ बुन में मैं कुछ भी नहीं ले आया। लेने का मन करता था परंतु अपनी चाह, अपनी इच्छा का पता नहीं था। जैसे अपन कोई कपड़े की दुकान में जाए, हमें एक पैंट अच्छा लग रहा है, फिर हमें दूसरा पैंट देखा तो बोले अरे ये अच्छा है, फिर तीसरा पैंट देखा अरे नहीं ये अच्छा है, और ये अच्छे के चक्कर में हम कुछ भी खरीद नहीं पाते। वो खरीदना तो चाहता था लेकिन चाह, इच्छा का पता नहीं था। वस्तुतः चाह की पूर्ति करने में परिणाम अच्छा नहीं रहता। एक लाइन देखना, चाह की पूर्ति में परिणाम अच्छा नहीं होता। दोनों मित्रों का प्रसंग हुआ। एक मित्र तो गया सामान खरीदने, कुछ सामान खरीदने, लेकिन बंडल खरीद के लाया पत्नी की ओट की। दूसरे मित्र भी गया सामान खरीदने, लेकिन शाम को जब खाली हाथ लौट गया तो मैंने पूछा तू क्यों नहीं लाया, तो उसने कहा कि मैं निर्णय ही नहीं कर पाया क्या लूं और क्या ना लूं। मेरा जिस सामान को भी देखता था उसका मन करता था ये लूं, लेकिन अगला सामान देखता था तो उसको मन करता था ये लूं। मैं खरीदना तो चाहता था परंतु चाह का पता नहीं था कि मैं चाहता क्या हूँ। और चाह का जो चाह की पूर्ति होती है ना, चाह की पूर्ति अगर हम करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। इसलिए हमें कभी भी बाजार जाना है तो मन बिल्कुल फिक्स करके जाना चाहिए। अब देखो सबसे मेन चीज़ जो अपन लेखक ने इस पाठ में बताई है कि बाजार का जादू, अर्थात प्रश्न ये बनता है कि बाजार में जादू होता है। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि बाजार में जादू होता है और ये जादू आँख की राह का काम करता है। बाजार का जो जादू होता है आँख की रास्ता। अब देखो साहब, आप प्रश्न उठा सकते हो कि सर कि बाजार में जादू किस तरह होता है। आँख की राह का काम करता है परंतु इस जादू की एक मर्यादा भी है। मर्यादा है बिल्कुल इस जादू की, मर्यादा तोड़ता नहीं है बाजार का जादू। आँख की राह का काम करता है परंतु जादू की मर्यादा है, जेब भरी हो और मन खाली हो। देखो इसकी मर्यादा दो चीज़ें, जेब भरी हो और मन खाली हो, और एक जेब खाली हो और मन भरा हो। चार कंडीशन है साहब, जेब भरी हो, दूसरी कंडीशन जेब खाली हो, तीसरी कंडीशन मन खाली हो, चौथी कंडीशन मन भरा हो। अब मन खाली से भी यहाँ अनुमान अपन लगा सकते हैं, मन खाली मतलब हम सब चीज़ खरीदना चाहते हैं, कोई किसी भी चीज़ को हम ऐसा नहीं कि नहीं खरीदना चाहते। देखो जब जेब भरी हो और मन खाली हो, जब जेब भरा हो और मन खाली हो, ऐसी दशा में बाजार का जादू खूब चलता है। प्रश्न ये उठता है कि बाजार का जादू कब चलता है, बाजार का जादू कब चलता है। जेब भरी हो, जेब भरी मतलब हमारी पॉकेट मनी फुल हो, अर्थात जेब में पैसा खूब हो, और मन खाली हो अर्थात हमारा सारी चीज़ लोभावनी हो और हमें सब चीज़ का मन कर रहा है खरीदने का। अगर जेब में पैसा है तो हम जिस चीज़ को भी देखते चले जाएंगे, उसे हम खरीदते चले जाएंगे, क्योंकि हमारा मन खाली था, क्योंकि हमारा मन खाली था। तो बाजार का जादू तब चलता है जब जेब भरी हो और मन खाली हो। जेब भरी हो और मन भी भरा हो, अर्थात जेब में पैसा तो है लेकिन हमारा मन उबाऊ है, हमारा मन भरा हुआ है, हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, तब बाजार का जादू नहीं चलता। जेब खाली हो और मन भरा हो
तब भी बाजार का जादू नहीं चलता। जेब भरा हो, जेब खाली हो और मन खाली हो, तब भी बाजार का जादू चल सकता है। क्यों? क्योंकि हमारा क्रेडिट खराब नहीं है। हम बाजार गए और हमारा मन किसी चीज़ को खरीदने को आ गया, लेकिन जेब में पैसा नहीं है, तब भी हम दुकानदार से सामान खरीद सकते हैं, क्योंकि एजे हम उधार उस पर चलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा बाजार का जादू जब चलता है जब हमारी जेब भरी हो और मन खाली हो। लेकिन एक प्रश्न ये भी बनता है, तो ये बाजार की क्या है, मर्यादा है। तो प्रश्न ये बनता है कि इस बाजार के जादू को रोकने का उपाय क्या है? इस जादू को कैसे रोका जा सकता है? बाजार के जादू को कैसे रोका जा सकता है? इसके बारे में कवि लेखक एक बात बताता है कि बाजार का जादू तो है, और उस बाजार के जादू के चक्कर में चकाचौंध में फंसकर हम ऐसी वस्तुएं खरीद लाते हैं जिनका हमें कोई महत्व नहीं है, जो हमारे लिए कोई यूजफुल नहीं है, लाभदायक नहीं है, लेकिन हम बाजार के जादू में फंस जाते हैं और उस चकाचौंध में फंस करके बेफिजूल की वस्तुएं खरीद लाते हैं। तो मित्रों, यहाँ एक प्रश्न ये आता है कि जादू रोकने का उपाय क्या है? कि जादू रोकने का उपाय ये है कि कभी भी हमारा मन खाली ना हो। क्योंकि अगर मन खाली है तो चाहे जेब भरी हो चाहे जेब खाली हो, बाजार का जादू चलेगा। अर्थात मन खाली का मतलब हम सारी चीज़ें खरीदनी चाहते हैं, हमें सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। बाजार का जादू रोकने का एक एकमात्र उपाय यही है कि मन खाली ना हो। मन में जब सब चीज़ें खरीदने का विचार आता है, परंतु जादू जैसे ही बाजार का उतर जाता है तो पता लगता है ये चीज़ें आराम के स्थान पर सब केयरलेस हमें पैदा करेंगे, आलस्य हमें बढ़ाएंगे। इसलिए इससे स्वाभिमान भी बढ़ता है और संसार में जकड़ भी बढ़ती है। अर्थात स्वाभिमान कैसे बढ़ता है कि मान लो हमारे पास पैसा है तो हम दूसरों को दिखाने के चक्कर में ऐसी चीज़, महंगी चीज़ खरीद लाते हैं ताकि हम दूसरों की नज़र में बढ़ना चाहते हैं कि ये पैसे वाला है। तो बाजार का जादू चलता है। अगर मन खाली है, जेब भरा हो, तो बाजार का जादू चलता है। लेकिन बाजार के जादू से बचने के एकमात्र उपाय ये है कि मन खाली नहीं होना चाहिए। अगर मन खाली है तो जेब भरा हो चाहे खाली हो, बाजार का जादू आप पर चलेगा। अब देखें, कवि ने यहाँ खाली मन और भरे मन की बात की है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कवि के लेखक के हिसाब से करते हैं। खाली मन और दूसरा मन है हमारा भरा मन या बंद मन। अब दोनों के अर्थ देखते हैं और दोनों के अंतर देखते हैं। देखो, बंद मन का अर्थ तो है शून्य हो जाना। अर्थात कोई इच्छा ही नहीं रहना, किसी भी चीज को हाँ होगा। तो बंद मन का तात्पर्य तो क्या है? शून्य होना। और शून्य होने का जो अधिकार है, शून्य होने का जो अधिकार है वो केवल किसको है? परमात्मा। किसको है? शून्य होने का अधिकार केवल और केवल किसको है? परमात्मा को। और हम परमात्मा तो है ही नहीं, मनुष्य तो अपूर्ण है, इसका मन इच्छाओं से शून्य नहीं हो सकता। मनुष्य का जो मन है इच्छाओं से पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य अपूर्ण है। पूर्ण तो केवल कौन है? परमात्मा। इसलिए परमात्मा को अधिकार है कि उसका मन शून्य हो, लेकिन मनुष्य तो अपूर्ण है, इसलिए इच्छाओं से उसका मन कभी भी विमुख नहीं हो सकता और उसका मन बंद नहीं रह सकता। इसलिए मन को बलात् कहते जबरदस्ती, बलात् रोकना, कि मेरा मन किसी चीज़ को खाने को कर रहा है, कर तो रहा है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती अपने मन को रोक रहा हूँ, तो इच्छाओं का दमन हुआ। क्या हुआ? इच्छाओं का दमन हुआ। बलात् मन को रोकने या मन की बात ना सुनने की अपेक्षा हमें उसकी बात सुननी चाहिए। बलात् रोकने की अपेक्षा हमें
अपने मन की बात सुननी चाहिए। हमें मन की बात सुननी चाहिए क्योंकि उसे मनमानेपन की, लेकिन एक चीज़ और भी है कि सुनने की अपेक्षा में उसकी बात सुननी चाहिए, लेकिन कभी भी उसे मनमाने की छूट भी नहीं देनी चाहिए। थोड़ी है हमें उसकी बात सुनना है, लेकिन जो वो चाह रहा है ऐसी थोड़ी मनमाने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये लेखक कहने की कोशिश कर रहा है, ये लेखक कहने की कोशिश कर रहा है। तो खाली मन यानी शून्य हो जाना और इच्छाएं नहीं हो, बिल्कुल इच्छाएं मर गई होती है तो केवल सिद्ध महात्मा या परमात्मा का अधिकार है शून्य हो जाने का। मनुष्य तो अपूर्ण है, यही सच्चा ज्ञान है। मनुष्य अपूर्ण है, यही सच्चा ज्ञान है, क्योंकि अगर मनुष्य अपूर्ण है तो उसे इच्छाएं की पूर्ति, इच्छाओं का दमन करना पड़ेगा। इच्छाओं का दमन आप मनुष्य कर नहीं सकता क्योंकि अब मनुष्य अपूर्ण है, और जब मनुष्य अपूर्ण है तो कैसे पूर्ण का स्थान ले सकता है, क्योंकि पूर्ण केवल परमात्मा है और परमात्मा का अधिकार है वो शून्य हो जाए। तो यह खाली मन और बंद मन का उदाहरण दिया था। अगले इस पाठ के अंतर्गत बताया गया कि भगत जी, एक चूरन वाले भगत जी की कथा, अब पाठ का इंटरेस्टेड रूप चालू हो रहा है। भगत जी कैसे चूरन बेचते थे, 4 आने का चूरन बेचते थे, किस तरह गीत गाते थे चूरन बेचते समय, चूरन ले लो हैं, इस तरह से गीत गाते थे। चूरन के बाद एक गाड़ी का उदाहरण आएगा कि कैसे एक पैसे वाला का बेटा मर जाता है, कितना पैसे था, पैसे का घमंड था, अमेरिका सारी जगह दिखा लेता है। ये सारी कहानियाँ मैं आपको दिखाऊंगा ब्रेक के बाद अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।